Good evening, friends. I'm Shweta, and thank you so much for your love and support. So, firstly, let's talk something about achievements of our various Twitter campaigns. जो हमने 1 सितंबर 2020 को ट्विटर ट्रेंड कराया था हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, जिसके कारण से सही, थोड़े प्रेशर से ही सही, एसएससी कमीशन ने सेम डे एसएससी सीजीएल 2018 की टीयर 3 की रिजल्ट डेट्स एंड एमटीएस 2019 टीयर 2 की रिजल्ट डेट्स डिक्लेयर कर दी। फिर उसके बाद हमने 5 सितंबर 2020 को फिर से ट्विटर पर ट्रेंड कराया, जो हमारा हैशटैग था आरआरबी एग्जाम डेट्स। सो ये स्पेशली कैंपेन चलाया था रेलवे की जो 1.5 साल से भर्तियां निकली हैं पर जिनकी नोटिफिकेशन और फॉर्म भराने के बाद कोई प्रोसेस का कोई नोटिफिकेशन नहीं है या कहीं कभी जिक्र भी नहीं होता है। पर उसी दिन आज तक कभी इतने 1.5 साल से हुआ नहीं, बट सेम डे जो हमारे आरआरबी के चेयरमैन हैं उन्होंने शाम को बताया, डिक्लेयर किया कि जो एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की 1.5 लाख वैकेंसी है जिसके लिए 2.5 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया है, उन एप्लीकेशंस की स्क्रूटिनी हो गई है और उनका टीयर 1 का जो सीबीटी होना है वो 15 दिसंबर 2020 से टेंटेटिवली चालू कर दिया जाएगा। अब कितना होता है ये देखने लायक होगा, क्योंकि नवंबर में बिहार इलेक्शन है, तो शायद फॉर द गॉड सेक ऐसा ना हो, पर बिहार इलेक्शन का भी कोई प्रेशर हो शायद, इसी कारण डेट्स भी आ गई। तो ये सब जो है डेट डिक्लेयर कर देने से हम कोई रुकने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी जो कैंपेनिंग चल रही है, हम जिस चीज के लिए हमारा मूवमेंट चला रहे हैं वो सारी है हमारी जो वेरियस रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं उनमें रिफॉर्म्स लाने के लिए। जैसे एसएससी में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे क्या होता है जो बच्चा 2017 का एग्जाम दिया है वो 2018 का भी एग्जाम देता है, 2019 का एग्जाम देता है, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग तो आई नहीं है, तो हर कोई चाहता है कि इस बार ज्वाइनिंग ना आए तो अगला अटेम्प्ट भी दे के देखता हूँ। तो वो पहली जॉब लेता है या दूसरी लेता है तो उसकी खाली जगह जो है, वैकेंट जगह जो हो जाती है, वो अपकमिंग या फिर जो थोड़े से मार्क्स रह गए बच्चे जो मेरिट लिस्ट में आते हैं उनको दिया जाए। और एसएससी में जो रैंक लिस्ट जारी नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता है कि आप ऑल इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हैं, तो एटलीस्ट इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज प्लस इंडिविजुअल रैंकिंग पब्लिश ना करो, लेकिन उस इंडिविजुअल अपने एप्लीकेशन लॉगिन पे जाके देख सके, इतना अवेलेबल एसएससी करा दिए। और ऐसे बहुत सारी हमारे रिफॉर्म्स है जिसके लिए हम फिर से कल कैंपेन करा रहे हैं सुबह 11 बजे। तो ये सब तो बात हमारी कैंपेन की होगी, बट एक कॉमन मैन को जो बातें पता ही नहीं होती है, क्योंकि इन हर घर का बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा होता है, तो इन सब बातों से वो वाकिफ भी नहीं होता है। तो ये काम जो हम जैसे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो इन सब के बारे में जानकारी रखते हैं, उनका काम है कि हर इंसान को पता रहे कि देश में चल क्या रहा है। तो आपको मैं बता दूं, एग्जाम फीस की बात कर ले तो एग्जाम फीस पे एट प्रेजेंट जो है 18% जीएसटी लगता है। तो ये आप सोच सकते हैं, जो बच्चा ऑलरेडी बेरोजगार है, उसके पास और कोई फाइनेंशियल ऑप्शन ना हो, उससे आप 500 800 रुपीस एग्जाम फीस लेते हैं और ऊपर से 18% जीएसटी। भाई हम कोई बिजनेसमैन तो नहीं है कि इतना पैसा दे सके। और ये सब तो चलो ठीक है, उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन का सिलसिला तो रेलवे में और एसएससी में तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही। तो आपने देखा होगा कि हर साल हर शिफ्ट में कॉमन एक क्वेश्चन होता है, या फिर एक या दो, जितना मन करे उतने रॉन्ग क्वेश्चंस तो होते ही है, मिनिमम एक तो होता ही है। तो इन सब के लिए क्या होता है, जब आपकी आंसर की आती है आप उस रॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्लेम करते हैं और उसके लिए आपको पर क्वेश्चन 100 रुपीज फिर से कमीशन को देने हैं। मतलब हम पहले ही इतनी एग्जाम फीस दे, उसके बाद हम उस पर जीएसटी भी दे, उसके बाद आपकी गलती की आप रॉन्ग क्वेश्चन डालो, उसके लिए भी हम आपको फिर 100 रुपीज दे। भाई ये कहाँ का न्याय होता है? बच्चा कितना और दे? इतने टाइम से प्रिपेयर करता है तो ऑब्वियसली घर वाले भी एक बार तो सोचते ही है ना, इतना सपोर्ट कर रहे, फाइनेंशियली करते हैं, मेंटली करते हैं,
वो भी कब तक करे, क्योंकि आपका प्रोसेस तो भाई सालों चलता है, क्योंकि एसएससी की 2017 की ज्वाइनिंग का तो अभी भी कोई अता पता नहीं है। अब 3 साल पूरे बीत चुके हैं, लेकिन अब तो एग्जाम्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना और फिर एग्जाम कैंसिल करा देना, ये बहुत आम बात हो चुकी है। तो ये एक जो कॉमन इंसान है वो ये सब बातें जानने के बाद सोचेगा कि इन सब का मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, देश की इकोनॉमी डूब रही है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन कोई दिखाएगा नहीं आपको। तो ये जो सारी बातें हैं ये कॉमन मैन को कैसे अफेक्ट करती है, ये मैं आपको थोड़ी सी सरल भाषा में समझाती हूँ। तो सोचिए, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चलो मान लीजिए आप रेलवे में है, बहुत बड़ी बात है। तो आप अगर रेलवे में है तो आप सोचिए 1.5 साल पहले रेलवे में 1.5 लाख वैकेंसी आई थी, मतलब अराउंड 1,42,000। तो सोचिए, और हमारे माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा था कि इन 3-4 सालों के ड्यूरेशन में जो है रेलवे में 4 लाख वैकेंसी जो है, मतलब 4 लाख पद जो है वो रिक्त होने वाले रिटायरमेंट के कारण से। तो इन 4 लाख की रिटायरमेंट हो रही है या इतने पद जो है ये रिक्त हो रहे हैं, पर इनके जगह कोई रिक्रूटमेंट तो हो नहीं रहा है। हाँ, नोटिफिकेशन निकलता है पर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली न्यू एम्प्लॉय जो है वो तो ज्वाइन नहीं कर रहे। तो इन 4 लाख एम्प्लॉयज का जो काम है, जो वर्कलोड है, वो तो जो करंट में एम्प्लॉयज है, जो ऑलरेडी ज्वाइन है या फिर बहुत सालों से काम कर रहे हैं पर जिनका रिटायरमेंट नहीं हुआ है, उन लोगों पे ये वर्कलोड आ रहा है। तो आप सोचिए, अगर आप उस बोर्ड में, मतलब उस कोई सर्विस में आप है, रेलवे में ही मान लेते, तो आप पे वो वर्कलोड आ रहा है और आप उतना ही वर्कलोड, उतना ही मेंटल स्ट्रेस, उतनी ही जो आपकी सेम सैलरी में है उसमें कर, मतलब आप आपका भी काम करे, जो खाली पद है उनका भी आप ही काम करे, तो कहीं ना कहीं तो आपको ये सब बातें अफेक्ट करता ही है। यही बात टीचर्स में है। सरकारी स्कूलों के हाल तो आप देख रहे हैं, वहां बच्चे सीटेट क्वालिफाई कर करके घर बैठे हैं और वो भी बहुत अच्छे स्कोर से, और ना कोई केवी की वैकेंसी निकलती है, ना और किसी गवर्नमेंट स्कूल की, सेंट्रल स्कूल हो, स्टेट स्कूल हो। वैसे भी यूपी का जो 69,000 टीचर्स का जो अभी भी एग्जाम पेंडिंग है या उनका जो कुछ चल रहा है इशू, वो तो अब इंडिया उससे वाकिफ धीरे धीरे हो ही रहा है। यही हाल हर स्टेट का है, यही हाल पूरे देश के सेंट्रल स्कूल्स का भी है, क्योंकि वहां टीचर्स की इतनी कमी है। आप किसी जेडपी के स्कूल में जाके देखो, आपको पता चलेगा एक टीचर कितने क्लासेस को पढ़ाता है, या एक टीचर पूरा जो सर्वे है वो सर्वे कर करके भी पढ़ा के सारा काम मैनेज करता है। कहीं ना कहीं ये सब बातें उसके बॉडी पे, उसके हेल्थ पे, उसके मेंटल स्ट्रेस पे कुछ तो अफेक्ट करती ही होगी। इस बात का सरकार पता नहीं कब सोचेगी, लेकिन हम सब जो आम आदमी है उनको सोचना होगा। ये कोई सरकारी ही, मतलब जो नौकर है उनकी बात नहीं है ये, और ना ही बस टीचर्स है रेलवे के, ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, सब में यही हाल है। तो भाई, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आप खुद को ज्यादा खुशनसीब अगर इस बात पे समझ रही है, तो आपको मैं जरा और बता दूं कि ये जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स है, जो इतने टाइम से मेहनत करते हैं, वो कहीं ना कहीं हर बच्चे में इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो इस प्रोसेस में 3-4 साल टिके रहे। हो सकता है इतने पेशेंस भी ना हो, और कभी कभी फैमिली का भी प्रेशर होता है, या फिर फैमिली 4 साल किसी को नहीं सपोर्ट कर सकती है फाइनेंशियली, घर में एक ही बच्चा हो जो उनको सपोर्ट कर सके, तो हर पेरेंट चाहते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है तो प्राइवेट जॉब कर ले, और वो एस्पिरेंट प्राइवेट जॉब की ओर जाता है। तो आपके बॉस भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो नया एम्प्लॉय आ रहा है वो कम काम में ज्यादा काम कर सकता है, तो वो आपको क्यों रखेगा। ऑब्वियसली वो न्यू एम्प्लॉय जो उनको कम पैसे देके ज्यादा काम करा के दे रहा है उसको ही रखेगा। और ऑब्वियसली अभी जो जनरेशन आते जा रही है, और नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, या फिर दिन ब दिन जो बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, उनके पास बहुत स्किल्स है। वो मे बी उनको सोशल मीडिया या इंटरनेट से बहुत हेल्प हो रही हो, या और कैसे सीख रहे हो, लेकिन बच्चे आज के स्किल्स सीख रहे हैं। हाँ, स्किल इंडिया का क्या हुआ ये हमको तो बताने की और एक्स्ट्रा जरूरत नहीं, लेकिन बच्चे स्किल्स सीख रहे हैं। तो आपकी कंपटीशन और टफ होते जा रही है, इसलिए अगर आप
प्राइवेट जॉब में हैं और सोच रहे हैं कि इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट जॉब के प्रोसीजर हो ना हो, रिजल्ट आए ना आए, ज्वाइनिंग आए, मेरा कोई मतलब नहीं या कोई लेन देन नहीं, तो आपकी ये गलतफहमी है। और फिर आप अगर सोचते हैं कि अगर अभी ये जो रेलवे की जो है सब आ गई है, नोटिफिकेशन, एग्जाम्स होगी वगैरह, तो मैं बता दूं आपको बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है जहां पे ये रिक्त पद है, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ एम्प्लॉयज रखे जाते हैं। मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके वो अपने वर्कर्स का एम्प्लॉय रखता है, जिसके कारण से क्या होता है, सरकार को उनको कम वेतन देना होता है, कम काम, ऑब्वियस मतलब कॉन्ट्रैक्ट है तो कम ही कम वेतन होगा, और जिसके कारण से उनको सरकारी जो बेनिफिट्स एक सरकारी एम्प्लॉय को मिलती है वो इनको देनी भी नहीं है। फायदा तो सरकार का है, काम भी की हो जा रहा है और पैसे भी नहीं देना है। तो इन सब बातों पे आप सबको एक बार सोचना होगा। ये कोई 24 घंटे चिंतन मनन करने वाली बात नहीं है, पर एक इन सब चीजों के कारण, इन सब रिक्रूटमेंट कमीशन की जो लापरवाही है, इनके कारण एक कॉमन मैन को कैसे सफर करना पड़ सकता है या उसकी जो नॉर्मल लाइफ है उस पर क्या अफेक्ट हो सकता है, ये आप एक बार तो सोच ही सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोचते हैं ऐसा कि मेरे घर का कोई बच्चा नहीं कर रहा है या मेरी कोई बहन भाई ये सब प्रिपरेशन नहीं कर रहा है तो मैं क्यों सोचूं, तो जब आप पे ये मुसीबत आएगी, आपके घर का बच्चा, आपकी बेटी बेटा, आपका भाई बहन, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब बातों के से जब डिप्रेशन में आ जाएगा ना, तब तक के बहुत देर हो चुकी होगी और हालात इतने गंभीर हो गए होंगे कि हम कुछ तब तक कैंपेन भी नहीं कर सकते, हम सरकार से जवाब नहीं मांग सकते, हम कमीशन को अपने कुछ भी सुझाव जो होते वो नहीं दे सकते। तो हम सबको आज सही लेकिन जागना तो जरूर होगा, वरना पता नहीं कि इन कमीशन का और कितना डिले आपको देखने मिल सकता है और आपके बच्चों की जवानी और कितनी बर्बाद होते आप देख सकते हैं। तो जागिए, कल 11 सितंबर 2020 को फिर हम 11 बजे ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे, जिसका हैशटैग होगा स्पीकअप और एक हैशटैग होगा #SSC रिफॉर्म्स, जिसमें हम बहुत से रिफॉर्म्स चाहते हैं। हमने पिटिशन भी फाइल कर दिया है अब तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और जल्दी आप जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।